कक्षा अष्टम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने भारत माता पाठ को पढ़ा। आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे उसका शीर्षक है भारत की विविधता और एकता, जो हमारे पाठ्य पुस्तक भारत की खोज में संकलित है। भारत की विविधता और एकता। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। नहीं, जो भारत में आपको इतने तरह के विविधताएं, अंतर आपको जो दिखाई देता है वह सतह पर है, यानी सब साफ साफ दिखाई देता है, तो उसे कोई भी देख सकता है। उसका ताल्लुक, संबंध शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी है, यानी शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्थितियों में आप इस विशेषता को देख सकते हैं। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। अर्थात अगर आप उत्तर पश्चिम के पठानों को देखिए और दक्षिण भारत के तमिलों को देखिए तो आपको अंतर स्पष्ट दिखाई देगा। यानी जो दक्षिण के तमिल हैं वह पठानों से आपको थोड़े क्या उनका अंतर आपको साफ साफ पता चलेगा। हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं, वे उनकी नस्लें भिन्न हैं। हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं, वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अर्थात अगर आप पठानों का रहन सहन, खान पान, उनकी शारीरिक बनावट की तुलना दक्षिण भारत के तमिल भाषी से आप करेंगे, अर्थात जो तमिल्स हैं आप उनसे उनकी तुलना करेंगे तो आपको अंतर साफ साफ दिखाई देगा। उनकी बनावट में, उनके रहन सहन में, उनके खान पान में ये अंतर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही, खुशबू है ही। वहाँ के बहुत से रीति रिवाज, जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। पठानों के लोक प्रचलित नृत्य रूसी कोज़क नृत्य शैली से मिलते हैं। अर्थात आप क्या देखते हैं कि जो पठानों की नृत्य शैली है, जो वो नृत्य करते हैं, उनकी जो परंपरागत नृत्य शैली है उसका आपको संबंध कहाँ से दिखाई देता है? जो रूस का कोज़क नृत्य है उसकी शैली और इनकी शैली में काफ़ी समानता देखने को मिलता है। अर्थात बाहरी दुनिया से भी संबंध है। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसी ही स्पष्ट है जैसे तमिल पर। अर्थात आप तमिल और पठान दोनों को ही देखेंगे तो आपको उनके ऊपर भारत की छाप अवश्य दिखाई देगी। इसमें कोई अचरज नहीं, आश्चर्य नहीं, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफ़गानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्ष से जुड़े रहे हैं। वे पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। अर्थात आप जो सीमांत के प्रदेशों को देखते हैं, जब भारत एक था, जब उसका बंटवारा नहीं हुआ था, तो भारत के जो सीमांत क्षेत्र के लोग थे, जो वहाँ पर बसे हुए लोग थे, वो इस्लाम के आगमन के पूर्व क्या थे? बौद्ध थे। और बौद्ध धर्म के आगमन के पूर्व क्या थे? वैदिक काल में हिंदू थे। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। यानी जो हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, हम लोग तो भारत के इस हिस्से में रहते हैं, अर्थात बहुत भीतर रहते हैं,
लेकिन जो हमारा सीमांत क्षेत्र है, जैसे आज हम अगर सीमांत बोले तो हमारे जो राजस्थान, पंजाब, ये सब जो क्षेत्र हैं वो सीमांत कहलाएंगे, क्योंकि हमारी जो दूसरे देशों से जो सीमा लगती है वहाँ हमें उनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। तो उस समय जो सीमांत के लोग थे वे प्रमुख केंद्र थे भारतीय संस्कृति के। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हुए हैं। जो स्मारक पहले निर्मित किए गए थे, जो मठ निर्मित किए गए थे, जिन्हें बाद में ध्वस्त कर दिया गया, आपको उनके अवशेष देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। आप लोगों ने पढ़ा होगा तक्षशिला और नालंदा के संबंध में, जो विद्या के केंद्र थे, ज्ञान के केंद्र थे। तो तक्षशिला और नालंदा अपने विश्वविद्यालयों के लिए पूरे एशिया में और दुनिया भर में प्रसिद्ध थे अपने समय में। जो 2000 साल पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर थे, यानी पूरी एशिया में, सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खींचे चले आते थे विद्या अध्ययन हेतु। धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया। जब दूसरे धर्मों का प्रभाव सीमांत क्षेत्रों में हुआ तो क्या हुआ? धर्म परिवर्तन के कारण लोगों की जो सोच थी, जो रहन सहन था, जो खान पान था, परिवर्तन हुआ, जरूर आया। पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वह पूरी तरह नहीं बदल सकी। यानी जो हजारों साल से जो मानसिकता विकसित हुई थी, जो उनकी सोच विकसित हुई थी, धर्म परिवर्तन करने के पश्चात भी वह कहीं न कहीं शेष रही, बची रही। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं। बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, पर सब पर इससे भी गहरी छाप भारतीयता की है। यानी ये उदाहरण के माध्यम से लेखक बता रहे थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि सबके ऊपर भारतीयता की गहरी छाप आपको देखने को अवश्य मिलती है। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली, आश्चर्य में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रहा। यानी आप जो ये सारे भारतवर्ष के आपने अभी जो भाषा भाषियों के नाम सुने, बंगाली, तमिल, गुजराती, इन सब ने अपनी विशेष पहचान को लेकिन नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी विशेष पहचान बनाए रखा। इसके बावजूद इन सब के गुण दोष कमोवेश एक से हैं। यानी अगर इनके मूल में अगर जाया जाए तो इन सब के जितने ये सारे भारतवर्ष के निवासी हैं, इनके गुण दोषों का अगर विश्लेषण किया जाए तो सबके गुण दोषों के मूल में एक ही भाव है। इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है। साथ ही इस पूरे दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे जिसकी राष्ट्रीय विरासत एक सी थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थीं। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया था। यानी जिस तरह से प्राचीन चीन अपने भीतर ही एक दुनिया था, उसी तरह भारत भी अपने भीतर इस संपूर्ण दुनिया की तरह था। एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीज़ों को आकार दिया था। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जब्ज हो गए। अर्थात इस सभ्यता की एक सबसे बड़ी विशेषता आप क्या देखते हैं
कि जितने भी बाहर की संस्कृतियां आई, चाहे वो कोई भी हो, इस सभ्यता ने, इस संस्कृति ने सबको अपने भीतर समाहित कर लिया। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है कि वह बाहर की सब चीज़ों को अपने भीतर समा लेती है। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी। यानी चाहे कितने भी विघटनकारी शक्तियाँ क्यों ना प्रभावी हुई हो, भारत के भीतर जो एकता और सब में सामंजस्य स्थापित करने की जो भावना थी वह बड़ी ही प्रबल थी, जिसने हर विघटनकारी शक्ति को शांत किया। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं, प्रोत्साहन भी दिया गया। यानी विविधता के साथ भी अपने आप को बनाए रखा जा सकता है, अपने अस्तित्व को कायम रखा जा सकता है, बिना किसी को कष्ट दिए, बिना किसी को तोड़े, बिना किसी का कोई नुकसान किए, समानता स्थापित करके मन में सहिष्णु भाव को उत्पन्न करके दूसरी संस्कृतियों के साथ भी रहा जा सकता है। यह भारत की सभ्यता और संस्कृति हमेशा से ही सिखाती रही है। तो इसी के साथ मेरी भी आप लोगों से यही आशा है कि आप भी हमेशा सबको साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि सबको साथ लेकर चलना ही हमारी संस्कृति है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और इसको पूरा करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।